Dear students, me Jalendra Kumar Sharma, Assistant Professor in Economics, SPNKS, Government PG College दौसा। आज का हमारा अध्ययन का जो विषय है वो है मुद्रा की परिभाषा, उसकी प्रकृति, क्षेत्र तथा मुद्रा के कार्य। आज के लेक्चर में हम मुद्रा की डेफिनेशन, मुद्रा की परिभाषा के संबंध में प्रकाश डालेंगे। मुद्रा आज हमारे आर्थिक जीवन का एक अविभाज्य एवं आवश्यक अंग बन गई है। हम उसकी प्रकृति, कार्य, महत्व से स्वभावतः परिचित हैं। मार्शल ने तो यहाँ तक कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। इसी कोटेशन से हम मुद्रा के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक, विनिमय का आधार, बचत एवं निवेश की प्रेरक मुद्रा ही होती है। मुद्रा का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ संबंध है। किन्स के अनुसार सभ्यता के अन्य आवश्यक तत्वों के समान मुद्रा भी एक प्राचीन संस्था है। इसका प्रादुर्भाव उस युग में हुआ जब मानव मस्तिष्क नए विचारों की वृद्धि के लिए परिपक्व हो चुका था। सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी। आत्मनिर्भरता के कारण विनिमय का अभाव था, पर सभ्यता के विकास के साथ साथ आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई, जिससे विनिमय का महत्व बढ़ता गया। अतः वस्तु विनिमय के युग की शुरुआत हुई, अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन शुरू हुआ। वस्तु विनिमय से मानव को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादन में कुशलता, दासता से मुक्ति, पारस्परिक सद्भावना में वृद्धि का प्रॉफिट मिला। परंतु साथ ही साथ वस्तु विनिमय में कई समस्याएं सामने आई, जैसे दोहरे संयोग का अभाव पाया जाना, सामान्य मूल्य मापक की अनुपस्थिति होना, वस्तु की अविभाज्यता, संचय शक्ति का अभाव, भविष्य में भुगतान की कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण की समस्या आदि ऐसी अनेक समस्याएं सामने आई, जिससे मनुष्य वस्तु विनिमय के झंझटों से छुटकारा पाने का प्रयास करने लगा और एक ऐसा माध्यम ढूंढने लगा जिससे वस्तुओं के लेन देन, क्रय विक्रय में सुविधा और सुगमता आ सके। सभी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मानव की विनिमय की बढ़ती आवश्यकताओं ने मुद्रा के आविष्कार को जन्म दिया। सभ्यता के क्रमिक विकास, समय और परिस्थितियों के अनुकूल मुद्रा के स्वरूप में भी विकास की प्रक्रिया निरंतर चालू रही है। आखेट युग में पशुओं की खाल, खुर, चमड़ा, दांत हथियार मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। पशुपालन युग में पशु, दूध और ऊन मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किए जाने लगे। कृषि युग के प्रारंभ में मुद्रा का स्वरूप कुछ बदला। अन्न, तंबाकू, नारियल, अंडे, सीप आदि मुद्रा का काम करने लगे। औद्योगिक युग के सूत्रपात से मुद्रा के विकास में एक नया दौर शुरू हुआ। इस युग के प्रारंभ में धात्विक मुद्रा का प्रचलन हुआ, पर आधुनिक विशिष्टीकरण के युग में सांकेतिक पत्र मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ है। कागज के नोट, चेक, हुंडियाँ आदि नगदहीन समाज की ओर अग्रसर होने का प्रयास परिचायक है। इस तरह मुद्रा का इतिहास मानव सभ्यता का विकास का इतिहास है। अब हम ये देखेंगे कि मुद्रा का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं दी हैं अर्थशास्त्रियों ने। मुद्रा अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का हिंदी रूपांतर है, पर मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है, जो रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम था। देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना जाता था, अतः मुद्रा को भी स्वर्गीय सुख प्रदान करने का प्रतीक माना गया था।
दूसरी विचारधारा के अनुसार मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेकुनिया शब्द से मानी गई है, जिसका संबंध पैकुश अर्थात पशुधन से है। पशु चूंकि पशु युग में मुद्रा के रूप में विनिमय के माध्यम थे, मुद्रा शब्द उसी से प्रचलित हुआ है। मुद्रा के स्वरूप अथवा प्रकृति को समझने के लिए मुद्रा की परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। मुद्रा की परिभाषाओं को दो आधारों पे हम बांट सकते हैं, विचारधारा के अनुसार और प्रकृति के अनुसार। विचारधारा के अनुसार तीन दृष्टिकोण है मुद्रा को परिभाषित करने के। एक संकुचित दृष्टिकोण है जो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। दूसरा विस्तृत दृष्टिकोण है जो हार्टले, विदर्स और कोल के द्वारा दिया गया है। तीसरा आधुनिक दृष्टिकोण है जो एली, मार्शल, कोल, किन्स, क्राउथर आदि के द्वारा दिया गया है। प्रकृति के अनुसार भी परिभाषाओं को तीन वर्गों में बांटा गया है। वैधानिक परिभाषा जो नैप और हार्टले ने दिया है, वर्णनात्मक परिभाषाएं हार्टले, विदर्स, टॉमस, सिजविक, क्राउथर आदि के द्वारा दी गई है, और सामान्य स्वीकृति आधारित परिभाषाएं वोकर, किल्ने, कैंट, किन्स, कोल, सेलिगमैन, मार्शल आदि के द्वारा दी गई है। पहले हम देखेंगे विचारधारा अनुसार परिभाषाएं। मुद्रा के क्षेत्र में विश्वास पर आधारित मुद्रा की परिभाषाओं में व्यापक, संकीर्ण, आधुनिक दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। जहां प्रोफेसर रॉबर्टसन ने संकीर्ण अर्थ में केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा माना है, वहाँ व्यापक दृष्टिकोण में हार्टले, विदर्स ने धात्विक मुद्रा, पत्र तथा शाक मुद्रा सभी को मुद्रा माना है। संकुचित परिभाषा प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में अथवा व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप में स्वीकार की जाती है। इस प्रकार रॉबर्टसन ने केवल धात्विक मुद्रा को ही मुद्रा की श्रेणी में शामिल किया है, जिससे मुद्रा के क्षेत्र को आवश्यकता से ज्यादा संकुचित कर दिया है। व्यापक दृष्टिकोण हार्टले, विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस प्रकार प्रोफेसर कोल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती है। इन दोनों परिभाषाओं में यद्यपि कोल की परिभाषा का क्षेत्र कुछ सीमित है, पर हार्टले, विदर्स की परिभाषा में मुद्रा ने उन सभी वस्तुओं का समावेश कर लिया है जो मुद्रा के कार्य करें। धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाक मुद्रा सभी मुद्रा है, जिससे मुद्रा के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक विस्तृत कर दिया है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाएं इस वर्ग में एली, मार्शल, किन्स को शामिल कर सकते हैं। एली के अनुसार मुद्रा कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्य ऋणों के अग्रिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जो किसी विशेष समय स्थान पर बिना संकोच, बिना जांच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा खर्चों के भुगतान के रूप में साधारणतः प्रचलित है। किन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रसंविदों तथा कीमत प्रसंविदों का भुगतान किया जाता है, जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि शाक मुद्रा, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान में बिना विशेष जांच पड़ताल, बिना संदेह के स्वीकार नहीं किए जाते, अतः उन्हें मुद्रा कहना उचित नहीं है। मुद्रा में धात्विक तथा पत्र मुद्रा का समावेश ही उपयुक्त लगता है। रॉबर्टसन की परिभाषा जहाँ एकदम संकीर्ण है, क्योंकि यह केवल धात्विक मुद्रा को ही मुद्रा मानती है, जबकि कागजी मुद्रा का विस्तृत बोलबाला है। प्रकृति के आधार पर परिभाषाएं मुद्रा की प्रकृति के अनुसार दी गई परिभाषाओं को तीन वर्गों में बांटा जाता है। नैप, हार्टले ने मुद्रा को वैधानिकता के आधार पर परिभाषित किया है, तो हार्टले, विदर्स, टॉमस और सिजविक ने कार्यात्मक परिभाषाएं दी है। वैधानिक परिभाषाओं में नैप और हार्टले के अनुसार वे वस्तुएं ही मुद्रा है जिन्हें राज्य वैधानिक रूप में मुद्रा घोषित करे
और वे वस्तुओं के भुगतान में विधि ग्राह्य हो। प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। इस प्रकार हार्ट्रे के अनुसार मुद्रा के दो पहलू, प्रथम वो हिसाब की इकाई है, दूसरी वो विधि ग्राह्य है। आधुनिक युग में ये परिभाषाएं उपयुक्त नहीं लगती, क्योंकि एक तो विनिमय स्वतंत्र में ऐच्छिक आदान प्रदान है, दूसरी जनता का विश्वास उठ जाने पर संभवतः वैधानिक मुद्रा स्वीकार न की जाए, जैसा कि 1923 में जर्मनी का मार्क वैधानिक होने पर भी सर्वग्राह्य नहीं था। अतः यह प्राय सत्य है कि वस्तु जो को वैधानिक मुद्रा घोषित किए जाने पर वह प्रचलन में रहती है। अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा इसका एक उदाहरण है। वर्णनात्मक परिभाषाएं, हार्टले विदर्स, इसके अंतर्गत हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह जो मुद्रा का काम करे। इसमें वस्तु के रूप में गुणों की अवहेलना करते हुए मुद्रा के कार्यों को प्रधानता दी गई है। प्रोफेसर कोलवार्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य मापक भुगतान का साधन है। नौगारों के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में काम करती है। इस प्रकार की परिभाषाएं अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी दी है, जिसमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया है। सामान्य स्वीकृति, सर्वग्राह्यता पर आधारित परिभाषाएं, इसके अंतर्गत सेलिगमैन, क्राउथर, किन्स, केंट, कोल, वाकर, किनले आदि की परिभाषाएं आती है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। क्राउथर के अनुसार कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसी समय मूल्य मापक और मूल्य संचय का कार्य करती हो, मुद्रा कहलाती है। कोल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जिससे वस्तुएं खरीदी जा सकती है। यह वह वस्तु है जो साधारणतः तथा व्यापक पैमाने पर भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, सामान्यतः ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। केंट ने भी इसी प्रकार परिभाषा दी है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतया विनिमय के माध्यम मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन सब परिभाषाओं में शब्दों का हेरफेर, थोड़ी बहुत विभिन्नता है, पर सभी में सामान्य स्वीकृति को मुद्रा का एक आवश्यक गुण माना गया है। अतः सभी में साख पत्रों को मुद्रा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें सामान्य स्वीकृति, स्वतंत्र ऐच्छिक हस्तांतरण, विनिमय के माध्यम मूल्य के मान के रूप में मान्यता का अभाव है। मुद्रा की उपयुक्त परिभाषा क्या होगी, क्या दी जा सकती है? कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, भावी ऋणों के भुगतान का मानदंड, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत और सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती हो, वही मुद्रा कहलाती है। इस संदर्भ में साख पत्र, प्रतिभूतियां भी अगर किसी क्षेत्र में सर्वग्राह्य हो तो उस क्षेत्र में ये मुद्रा ही मानी जाएगी। अन्यथा साख पत्र, प्रतिभूतियों को साधारण मुद्रा की श्रेणी में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इनमें सर्वग्राह्यता, स्वतंत्र ऐच्छिक हस्तांतरण, मूल्य के मान, संचय के साधन का गुण नहीं होता है। इस कारण विद्वान मुद्रा और चलार्थ में भेद करते हैं, अर्थात मनी और करेंसी में भेद करते हैं। उनके अनुसार करेंसी देश में प्रचलित विधि ग्राह्य धात्विक सिक्कों और पत्र मुद्रा को कहते हैं, जबकि मुद्रा में धात्विक सिक्कों, कागजी मुद्राओं के अतिरिक्त साख पत्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, चाहे वे विधि ग्राह्य हो या नहीं। हम आगे कल मनी और करेंसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसके संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।